ओके जनाब, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज असद अहमद और हम डिस्कस कर रहे हैं कैफ 7 कंपनी लॉ। ठीक है। चैप्टर नंबर 0 में मैंने सिर्फ आपको जीरो लेक्चर के बारे में ही बताया, और इसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जनाब हमारी ग्रिड क्या है और हमारा पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मेरा चैप्टर एंड हो जाएगा, वैसे वैसे ही मैं आपको आपके ग्रिड के मार्क्स भी बताता चलूंगा कि इस चैप्टर के बाद हमने कितने मार्क्स अपने सिक्योर कर लिए हैं, अगर ये चैप्टर आप पढ़ते जाते हैं तो। ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो हम मैं आपको अगर बताऊं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू कंपनी। ठीक है जनाब। एंड इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन कंपनी के कुछ साइलेंट फीचर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने FR1 वगैरह पढ़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एफ का पहला सब्जेक्ट ही FR1 है। अकाउंटिंग में भी हो सकता है आपने इसका कुछ डिफरेंस वगैरह देखा हो। ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको आई होप के पता होगा। आपको ये पता होता है कि बिजनेस चलाने के लिए हमारे पास एक्टिविटी के लिहाज से भी बिजनेस के 3 टाइप्स होती हैं, और हमारे पास पर्सन के लिहाज से भी बिजनेस के 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है। बिजनेस वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो। मैं आपको बिजनेस की टाइप्स की अगर मैं बात करूं कि भाई अगर बिजनेस की टाइप्स हैं, तो कुछ टाइप्स होती हैं बिजनेस की एक्टिविटी के लिहाज से, और बिजनेस की कुछ टाइप्स होती हैं आपके पास जनाब पर्सन के लिहाज से। एक्टिविटी बोले तो एक्टिविटी बोले तो बिजनेस चला कौन रहा है, सॉरी मतलब बिजनेस चल किस चीज का रहा है। ठीक है। और पर्सन बोले तो बिजनेस चला कौन रहा है। पर्सन के लिहाज से हमारे पास जो 3 टाइप्स हैं वो है एक सोल ओनरशिप, इसको सोल ट्रेडर भी कहा जाएगा, सोल ओनरशिप भी कहा जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाएगा। सारी की सारी चीजें आप इसके बारे में जानते हैं। दूसरे जो पर्सन के लिहाज से बिजनेस चलाने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं पार्टनरशिप। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपको, नहीं तो बिजनेस लॉ के अंदर तो आपने पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ा होगा पूरा का पूरा। ठीक है। तीसरा हमारे पास चल रहा है कंपनीज, जिसको कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं, कंपनीज भी कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं पर्सन के। बिजनेस चला कौन रहा है, अगर बिजनेस चलाने वाला अकेला बंदा है तो सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस चलाने वाले ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं तो पार्टनरशिप, और अगर बिजनेस चलाने वाली कंपनी है तो कंपनी। सवाल ये कि सर बिजनेस चलाने वाली कंपनी कैसे आएगी, सब्र करो, ठंड रखो, सारी चीजें बताऊंगा। कंपनी कैसे बनती है, क्यों बनती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, हर चीज बताऊंगा। ठीक है। अभी आता हूँ एक्टिविटी के लिहाज से। एक्टिविटी के लिहाज से बिजनेस की टाइप्स है कि बिजनेस चल किस चीज का रहा है। क्या बिजनेस फिनिश गुड्स का है, यानी कि हम बनी बनाई चीजें खरीदते हैं और बनी बनाई चीजें बेचते हैं, फिनिश गुड्स। हमने जैसे आपके जो किराना की शॉप्स होती हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, बनी बनाई चीजें किसी होलसेल वाले से खरीदते हैं और आपको बनी बनाई चीजें बेच रहे होते हैं। यानी कि मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा, 100 रुपए का था, 120 रुपए का बेच दिया। कैलकुलेटर बना बनाया था, आगे बेच दिया। तो फिनिश गुड्स की मेरी एक्टिविटी है, मेरा बिजनेस की एक्टिविटी फिनिश गुड्स है। मेरे बिजनेस की एक्टिविटी मैन्युफैक्चर गुड्स है, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है। यानी मैं बनी बनाई चीजें नहीं खरीदता, मैं चीजें का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, उनका साजो सामान खरीदता हूँ जिससे वो चीज बनती है। उससे प्रॉपर एक प्रोसेस करके हम एक चीज बनाते हैं और आगे चल के बेचते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की कैसे आप कैलकुलेशन करते हो, लेबर इसके ऊपर कितना लगता है, ओवरहेड्स इसके ऊपर कितने लगते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सारी की चीजें आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। फिर तीसरी चीज है कि क्या मेरा बिजनेस सिर्फ गुड्स का हो सकता है, क्या मैं सर्विसेज नहीं दे सकता क्या। आपके जो CA कॉलेजेस हैं वो आपको क्या करते हैं, आपके पैसों के बदले कोई चीज नहीं देते, आपको सर्विस देते हैं। तो तीसरा है कि मेरा एक्टिविटी के लिहाज से कोई बिजनेस है जो कि सर्विस का होता है। अब एक्टिविटी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो ये तो हम अकाउंटिंग में सीख रहे होते हैं, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स के अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप सीख रहे होते हो। अकाउंटिंग है, FR1 है, FR2, ये तो आप यहीं पर सीख लेते हो। हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सन के लिहाज से कि बिजनेस चलाने वाले कौन है। तो मैं इन्हीं पर्संस को अब ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके बुक का पहला टॉपिक है, आपके बुक का पहला टॉपिक है। ठीक है। हमारे पास सबसे पहला पर्सन आता है, इसको हम कहते हैं सोल ट्रेडर, सोल ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। सर सोल प्रोप्राइटर कौन होता है। ठीक है।
सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर क्या होगा? एन इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा होगा, ठीक है, एक अकेला बंदा होगा, who runs and owns the business, who owns and runs his own business। अच्छा, खवातीनों के लिए हर भी लगा दो, ऐसा ना हो कि जेंडर इक्वलिटी वाला मामला आ जाए, ठीक है ना। एक ऐसा इंडिविजुअल बंदा या बंदी जो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर। आपको अमूमन ये जो किराना की शॉप्स वाले बंदे दिखेंगे आपके घर के गेट के बाहर, ये एक वाहिद बंदे ही होते हैं जो अपने बिजनेस को चलाते भी हैं, अपने बिजनेस के मालिक भी हैं, ठीक है। यानी इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो इनका होगा, इनका जितना भी लॉस होगा वो इनका होगा, ठीक है। ये किसी और को जवाबदेह नहीं होते, क्योंकि बिजनेस के मालिक भी खुद ही होते हैं और बिजनेस चलाते भी खुद ही हैं, ऑन भी खुद करते हैं, बिजनेस को रन भी खुद करते हैं, ठीक है। इसकी दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात लिखूं, तो दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि लॉ जो है हमारा, वो रिक्वायर नहीं करता या रिकॉग्नाइज नहीं करता, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज अ सेपरेट पर्सन। सर ये बात क्या कही आपने? ये बात ये कही कि भाई देखो, कानून ये बोलता है कि भाई मेरी नजर में सोल ट्रेडर जो है वो अलग से बिजनेस नहीं है। अब यहाँ पर अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट और कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट, लॉ का कॉन्सेप्ट अक्सर और बेशतर मिक्सचर हो जाता है। अकाउंटिंग के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी से पहले भी एक आप जो है वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस एक अलग चीज है, बिजनेस का मालिक एक अलग चीज है। जो भी प्रॉफिट वो बिजनेस का कमाएगा, बिजनेस के एसेट्स होंगे वो बिजनेस के ही होंगे, उसके मालिक के नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन लॉ ये कहता है कि भाई मैं बिजनेस को नहीं जानता, मैं जानता हूं बिजनेस के मालिक को। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के ऊपर जितने भी कर्जे होंगे वो बिजनेस का कर्जा भी नहीं है, बिजनेस के मालिक का कर्जा भी है। यानी अगर वो कर्जा बिजनेस नहीं चुका पाता, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे बिजनेस हैं, मिस्टर ए से कुछ चीजें ली हैं, मिस्टर ए ये कहता है कि भाई अब मुझे पैसे मेरे वापस दे दो। मान लेते हैं हमारा बिजनेस लॉसेस में चल रहा था, बिजनेस हमें करना पड़ गया बंद, कर्जा था कुल मिला के 1 लाख रुपए का, बिजनेस के सारे एसेट्स मैंने बेचे, बिजनेस की सारी चीजें मैंने बेची, सब कुछ बेच बाच के मेरे पास पैसे 80,000। मैंने उस मिस्टर ए के पास गया, मैंने कहा ये आपके 80,000 हैं और अब मैं चलता हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग मुझे ये कहती है कि बिजनेस एक अलग चीज है, आप एक अलग चीज हो, बिजनेस की सारी चीजें बिजनेस की हैं, तो मैंने बिजनेस के पैसों से आपको ये पैसे दिए हैं, अब मैं घर से तो पैसे नहीं दूंगा। वो ए मिस्टर ए कहेगा भाई इधर उधर रुक जाओ। ये तो कहती है अकाउंटिंग, तुम बोलो कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है? तो आपको लॉ की एक चीज दिखा देगा भाई, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एज सेपरेट पर्सन। लॉ की नजर में बिजनेस एक अलग चीज नहीं है, आप ही हैं बिजनेस। तो भाई आप मुझे कैसे भी करके मेरे पैसे दोगे, आप मुझे कैसे भी करके मुझे मेरे पैसे दोगे। बिजनेस से आपने बेचा, 80,000 रुपया है, मैं ले रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन 20,000 अब आप मुझे अपने घर से भी भर के दोगे, लेकिन मुझे ये पैसे पूरे चाहिए, क्योंकि लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता आपके बिजनेस को। और यहीं से आपका तीसरा पॉइंट बन जाता है, और तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि पर्सन is personally liable for the debts of the business। यानी जो बंदा मालिक है भाई वो पर्सनली लाइबल है, वो पर्सनली लाइबल है किस चीज के लिए? बिजनेस के सारे कर्जों के ऊपर, बिजनेस के सारे डेट्स के ऊपर, क्योंकि कानून की नजर में आपका बिजनेस एक अलग चीज नहीं है, एक अलग पर्सन नहीं है, आप ही बिजनेस है, तो आप कैसे भी करोगे हमें पैसे लौटाओगे। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा नहीं हुआ लेकिन समझ लेते हैं, अनलेस अनलेस सच पर्सन, यानी कि जो बिजनेस चलाने वाला मालिक है वो, अनलेस सच पर्सन बिकम इलिक्विडेट, ठीक है। यानी उस बंदे का दिवालिया निकल जाए, इलिक्विडेट बन जाए, ठीक है। यानी क्या कहा सर आपने? इस चीज को मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि अगर उस बंदे का दिवालिया निकले, दिवालिया निकलना का मुराद है कि अब ये बंदा, इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये बेच बाच के आपका कर्जा उतार सके। इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है आपके कोर्ट से, कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ भाई फला बंदा इलिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
बचना चाहता हूँ कि मैं अपने कर्जेदारों को पैसे ना दूं, तो मैं खुद को इलिक्विड डिक्लेयर नहीं करा सकता। मैं कानून में जाऊंगा, मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, मैं कोर्ट को कहूंगा कि मुझे सर्टिफिकेट इशू करें कि मैं इलिक्विड बन गया हूँ, मेरे कर्जे इतने मेरे ऊपर हावी हो गए हैं कि मैं अब अपने कर्जे नहीं उतार पा रहा हूँ। तो आप मुझे क्या करो, आप मुझे जो है वो एक सर्टिफिकेट दे दो, ताकि मैं अपने क्रेडिटर्स को ये दिखा सकूं कि भाई मैं अब लिक्विड हो चुका हूँ, मुझसे कोई पैसे चार्ज नहीं कर सकता। अब इस केस में सोल ट्रेडर पैसे, क्योंकि उसके पास बचा ही नहीं है कुछ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बिक गई, सब कुछ बिक गया। तो अब इस केस में आपसे वो बंदा पैसे रिकवर नहीं कर सकता। अदरवाइज ये बंदा जिसका कर्जा होगा आपके ऊपर, सोल ट्रेडर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, वो आपके घर के सामान ही बिकवा के अपना कर्जा ले सकता है। दूसरी चीज की तरफ आते हैं। दूसरी चीज का नाम है पार्टनरशिप। दूसरी बिजनेस की टाइप का नाम है पार्टनरशिप। ठीक है, इसका नाम क्या है, पार्टनरशिप। इसमें भी तीन ही चीजें हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर एक इंडिविजुअल था, यहाँ पर होंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि क्या करेंगे, हु रन्स, एक सेकेंड। ओके जनाब, दोबारा शुरू करते हैं। असल में मेरे पेन की चार्जिंग लो हो गई थी, वो लिख नहीं रहा था आगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे हु रन्स एंड ओन देयर ओन बिजनेस। अब पार्टनरशिप की लीगल डेफिनेशन तो आप लोग कहाँ जाकर पढ़ोगे, बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, आपका जो कैप 4 का शायद सब्जेक्ट होगा बिजनेस लॉ का, अब जो हुआ है ग्रुप ए ग्रुप बी के बाद, वहां पर आपको उसकी लीगल डेफिनेशन मिल जाएगी पार्टनरशिप की। लेकिन हम एज अ सेंस आराम से आसान से समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कि भाई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे जो कि एक बिजनेस को चलाएंगे और वही उसके बिजनेस के मालिक होंगे। अगेन इसमें और दूसरे पॉइंट में भी कोई फर्क नहीं होगा कि भाई पार्टनरशिप जो है वो लॉ उसको पर्सन नहीं मानता। तो हम ये लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस is not recognized as a person by law। बिल्कुल वही कि पार्टनरशिप को भी लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए भी अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, आपके कोई लाइबिलिटीज हैं, कोई डेट्स हैं, तो भले आप अपना बिजनेस बेच के उसके डेट्स उतारने की कोशिश कर, लेकिन अगर डेट बच भी जाता है तो आप सब पार्टनर्स को मिलकर क्या करना पड़ेगा, उसकी लाइबिलिटी को उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट का भी सेम हो जाएगा उसकी तरह कि पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल jointly jointly with others with other partners। ठीक है, फॉर डेट्स। सर क्या मतलब, सारे पार्टनर्स पर्सनली लाइबल हैं। पर्सनल यानी कि अपने घर से पैसे भी देंगे, जॉइंटली विद अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर। यानी अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों ने कर्जा लिया हुआ है और आपके पास अब सारे कर्जे उतारने के बाद 30,000 रुपए बचे हैं, तो आपको लोग कहते हैं कि भाई तीनों आप ज्वाइंटली लायबल हो, ये 30,000 आप तीनों को मिलकर पे करने हैं और अपने घर से पे करने हैं। फिर वो आपस में खुद डिसाइड करेंगे, या तो शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिसाइड हो जाता है, या तो फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि कौन जो है वो पे कराएगा, या तो फिर ये हो सकता है कि तीनों बराबर बराबर पे करके अपने हिस्से का कर्जा उतार दें। तो ये हमारे पास थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब ये दोनों तो आसान चीजें थी, ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। अब आते हैं कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा असल डिस्कशन है कि सर जो कंपनीज का बिजनेस है इसका क्या लेना देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। कंपनी शेयर्स में डील करती है, यानी कंपनी को चलाने के लिए एक बड़ी रकम रिक्वायर्ड होती है, फिर कंपनी वो रकम आम पब्लिक से लेने की कोशिश करती है। तो जब वो कंपनी आम पब्लिक से लेने की कोशिश करती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स यानी टुकड़े करती है अपने कैपिटल के, जो आपके पास कहलाता है शेयर कैपिटल। कंपनी अपने इस कैपिटल के टुकड़े करके फिर हर एक टुकड़े की एक कीमत तय करती है। जो बंदा जितने टुकड़े खरीदेगा वो बंदा उतने टुकड़े का मालिक बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को चलने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 रुपए की जरूरत है।
अब 10,000 रुपए में आप जितने जीरो बढ़ा दो उतनी बड़ी रकम बन जाएगी, 10 मिलियन कर लो, 100 मिलियन कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कंपनी ये चाहती है कि भाई ये 10,000 रुपए हमसे तो नहीं हो पा रहे, हम जनरल पब्लिक से लेकर के अपना कैपिटल बढ़ाएं ताकि हम कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सके, कंपनी को शुरू में इन्वेस्टमेंट जो चाहिए। तो ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी भाई इसको एक काम करो, 10 रुपए के टुकड़े करो। तो जैसे ही आपने 10 रुपए के हिसाब से टुकड़े किए, आपके पास आ गए 1,000 टुकड़े। कितने आ गए? 1,000 टुकड़े। अब इस 1,000 टुकड़े में से तीन बंदे आए, एक मिस्टर ए आया, एक मिस्टर बी आया, एक मिस्टर सी आया। मिस्टर ए ने कहा भाई मैं इस 1,000 रुपए में से 500 टुकड़े खरीदूंगा, 10 रुपए का एक टुकड़ा। तो कुल मिला के 5,000 रुपए का शेयर कैपिटल किसका हुआ? मिस्टर ए का हुआ। मिस्टर बी ने कहा चलो भाई 300 मैं भी खरीद लेता हूँ, 10 रुपए का एक है, तो कुल मिला के मैं आपको कितने पे कर रहा हूँ? कुल मिला के मैं आपको पे कर रहा हूँ 3,000। मिस्टर सी ने कहा चलो भाई जो बाकी 200 बचे वो मैं खरीद लेता हूँ, 10 रुपए का एक टुकड़ा है, तो मैं कितने हिस्सों का मालिक हो गया? मैं 2,000 टुकड़ों का मालिक हो गया। कुल मिला के 10,000 का कैपिटल आपको चाहिए था, आपको 10,000 के रुपए पैसे भी मिल गए, और कुल मिला के 1,000 टुकड़ों के मालिक भी आपको मिल गए, जिसमें 500 टुकड़ों का मालिक ए है, 300 टुकड़ों का मालिक बी है, और सी आपके पास 200 टुकड़ों का मालिक है। जो जितने हिस्से खरीदेगा वो उतने हिस्सों के मालिक बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है कि शेयर्स, अब हमेशा कंपनी जो होती है वो क्या करती है, अपने शेयर कैपिटल को तोड़ती है, जो है अपने कैपिटल को तोड़ती है शेयर्स के अंदर, और वो शेयर कैपिटल कहलाती है। ठीक है। अब आते हैं भाई इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की तरफ कि सर इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फीचर किसका? कंपनी का। कहता है कि कंपनी का जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कैपिटल ऑफ अ कंपनी हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। वही बात मैंने आपको कह दी कि कंपनी को 10,000 चाहिए थे, लेकिन उसने 10,000 ऐसे नहीं बोले कि मुझे 10,000 चाहिए, उसने क्या किया, 10,000 के टुकड़े किए, 10 रुपए का एक टुकड़ा, कुल मिला के 1,000 टुकड़े किए। इनका नाम रख दिया हमने शेयर्स, जिसमें 500 शेयर ए के पास हैं, 300 शेयर बी के पास हैं, 200 शेयर सी के पास हैं, टोटल 1,000 शेयर्स थे। 10 रुपए का एक शेयर था, कुल मिला के जब हमने निकाला तो हमें अमाउंट भी मिल गया 10,000, और हमें उसके टुकड़े भी मिल गए जिसको हमने शेयर किया। तो ये कहता है कि कंपनी अपने कैपिटल को शेयर्स में तोड़ के दिखाती है, हिस्सों में तोड़ के दिखाती है। फिर इसके अंदर है ऑर्डिनरी शेयर्स, कि भाई जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, यानी वो लोग जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। सर क्या ऑर्डिनरी शेयर बोले तो क्या? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। सर ऑर्डिनरी शेयर्स बोले तो क्या? देखो शेयर्स की होती है काइंड्स एंड टाइप्स। मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर आएगा आगे शेयर कैपिटल के नाम से, वहां पर आपको पता चलेगा कि शेयर्स की होती हैं टाइप्स, एक ऑर्डिनरी शेयर होती है, एक प्रेफरेंस शेयर होती है। तो मैं वहां पर चल के बड़ी तफसील से डिस्कस करूंगा कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो इस लाइन में उसने कहने की कोशिश की है कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी वो शेयर होल्डर्स जिनके पास ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, वो मालिक होते हैं कंपनी के। किसके मालिक होते हैं? कंपनी के। किसके मालिक होते हैं? कंपनी के। यानी जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं, होल्डर मतलब शेयर को होल्ड करने वाला, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको मालिक नहीं कहा जा सकता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ही मालिक होते हैं। लेकिन इसके ऊपर फिर तफसील से डिस्कशन आएगा, जब आएगा तो हम तब उसको वहां पर देख लेंगे। ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड, क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस, क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय कंपनीज एक्ट 2017। यानी इसको बनाने का एक प्रोसेस है भाई, एक अमल है पूरा का पूरा, जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा गया है। सर ये कंपनीज एक्ट 2017 क्या है? अगर आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज भी हो ना बिजनेस लॉ की, तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का, कानून का, मतलब हर लॉ के अंदर हर चीज का एक प्रोसेस, एक कानून बनाया बनाया हुआ है। जैसे अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया कि भाई पार्टनरशिप एक्ट फला जो है वो पार्टनरशिप को डील करेगा। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, भाई हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे डील करेंगे, उसका एक अलग से एक्ट बना दिया गया। कंपनीज के बारे में जितनी भी चीजें होंगी, कंपनी कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी डील करता है आपके पास एक कानून जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है।
आपके कोर्स तक यही है। अभी अभी एक नया एक्ट आने वाला है जो कि ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको नहीं आया, तो अभी तक हमारे लिए एप्लीकेबल क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। तो इसको ही आपने रखना है जहन में कि कंपनी क्रिएटेड अ प्रोसेस, कंपनी का जो बनने का प्रोसेस है वो कहां पर लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2017 में। तो अगर कोई बंदा, अगर कोई लोग कंपनी बनाना चाहते तो प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, प्रॉपर एक चीज फॉलो करेंगे, प्रॉपर एक अमल फॉलो करेंगे, और वो अमल होगा कंपनी बनने का, जो कि पूरा का पूरा लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सबसे खास बात है, ये कंपनी की सबसे खास बात है। क्या? कंपनी इज अ लीगल पर्सन। सबसे खास बात जिसकी वजह से लोग कंपनी को प्रेफर करते हैं, यानी कि सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। कंपनी अलग से एक पर्सन है, कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है, कंपनी अलग से एक इंसान है, आर्टिफिशियल इंसान है कानून की नजर में। यानी कानून ये कहता है कि कंपनी जो है जनाब, उसके जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उसके जितने भी कर्जे हैं, वो सिर्फ कंपनी तक महदूद हैं। कंपनी के मालिकान अपने घर से पैसे देकर आपका कर्जा नहीं उतारेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के ऊपर कर्जा था 1 लाख का, कंपनी ने अपनी सारी चीजें बेच बाच के 80,000 रुपये जमा किए, 80,000 रुपये दे दिए अपने कर्जदार को। कर्जदार ने बोला कि भाई 80,000 तो मिल गया, बाकी के 20,000 कौन देगा? तो उसने पकड़ा मालिकों को, मालिकों ने कहेंगे कि भाई जाओ जाके कंपनी से पढ़ लो, वो ये कहता है कि कंपनी एक अलग पर्सन है, कंपनी का कर्जा कंपनी का कर्जा है। कंपनी अगर तुम्हें 80,000 दे दी, 20,000 तुम्हें नहीं दे पा रहे, तो 20,000 तुम्हारे डूब गए। हम अपने घर से कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम सेपरेट हैं, कंपनी सेपरेट है। हम सेपरेट हैं, कंपनी सेपरेट है। हम अलग हैं, कंपनी अलग है। तो हमसे आपको कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया जाता है, इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है जिसका, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी अलग से एक पर्सन है, उसके मार्गों से जुदा होती है। इसका नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कभी कभार वो एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या है, जो कि 1 मार्क का मैक्सिमम सवाल पूछ सकता है, तो आपने सिंपल सा जवाब ये देना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मकसद ये है कि कंपनी अलग से एक इंसान है, कंपनी अलग से एक चीज है, एक लीगल पर्सनैलिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। तो आप जितने भी कर्जे होंगे वो कंपनी के ही होंगे, हम मालकान उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। चलो जनाब, आखिरी इसका पॉइंट भी लिख लें जनाब। वो क्या है? अगर कंपनी है तो कंपनी को चलाता कौन है? तो कंपनीज आर मैनेज्ड बाय देयर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि शेयर होल्डर्स हायर करते हैं, शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, उनको पगार देते हैं ताकि भाई आप हमारे बुनियाद के ऊपर क्या कर सको, कंपनी को मैनेज कर सको। अब ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, यानी डायरेक्टर मतलब शेयर होल्डर्स क्यों नहीं है? होता यह है कि बाज़ औक़ात कंपनी चलाने वाले लोग कंपनी तो चलाने की कोशिश करते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज होती हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो वो पैसे जमा करने के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि भाई हम अगर पैसे दे रहे हैं तो मालिक भी कौन होना चाहिए? हम होने चाहिए ना। लेकिन मसला ये है कि उनको कंपनी चलाना आती नहीं है, तो वो कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को हायर करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई पैसा हमारा है, स्किल्स आपके हैं, आपको सैलरी आपको हम आपको देंगे, आप हमारे ब्याह के ऊपर कंपनी चलाओ। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? वो सिर्फ शेयर्स को होल्ड करते हैं, शेयर्स खरीद लिए अपने पास रख लिए, कंपनी के मालिक हैं। लेकिन कंपनी चलाएगा कौन? डायरेक्टर चलाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट बंदे होते हैं, उनको सारी कंपनी के बारे में चीजें पता हो रही होती हैं, और वही क्या करते हैं, कंपनी को उनके बुनियाद के ऊपर मैनेज वगैरह कर रहे होते हैं। तो आज का ये जो छोटी सी वीडियो है, आज की जो वीडियो थी वो यही थी कि भाई सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज का फर्क क्या है। ठीक है, एक और वीडियो हमारी आएगी, इसमें हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से सवालात अमूमन आते नहीं हैं आपसे, वो एग्जामिनर अब इतना वो नहीं है भोला कि आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछ ले कि भाई मुझे बताओ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। हाँ, वो आपसे ये पूछ सकता है कि कंपनी के फीचर्स बता दो, तो आपको सिर्फ ये वाली चीजें याद होनी चाहिए। या कभी कभी वो मूड में आ जाए तो बोलते कहता है कि भाई डॉक्टर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बता दो, अलग नाम से पूछ लिया, बच्चा कंफ्यूज कि पता नहीं क्या पूछ लिया। तो ये चीज कर सकता है आपसे।
बाकी एग्जामिनर इतना वो भोला भाला नहीं है कि आपसे इतना आसान सा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसको आपने जहन में बिठानी है, इसको रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मतलब सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद पता लग जाएंगी, ठीक है। कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी को चलाते डायरेक्टर्स हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होंगे कंपनी के, कि कंपनी बाकी चीजों से कैसे अलग है। तो यही कंपनी की जो डेफिनेशन आज हमने थोड़ी बहुत सीखी है, यहाँ से जो पॉइंट हमने पढ़े, इसी को बुनियाद बनाकर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज और दुआ में याद।